एक मशहूर डॉक्टर जो एक सुबह अपने घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। न कोई फिरौती की कॉल, न किसी दुश्मनी का सुराग, और न ही पुलिस को ऐसा कोई सबूत मिला जिससे पता चल सके कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन ठीक 18 महीने बाद एक नए पुलिस अधिकारी ने जब इस पुरानी फाइल को खोला तो एक एक करके ऐसे राज सामने आने लगे जिन्होंने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। मोबाइल की एक लोकेशन, सीसीटीवी का एक धुंधला फ्रेम और एक ऐसा झूठ जिसे छिपाने के लिए 3 लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। क्या डॉक्टर सचमुच गायब हुआ था, या उसके अपनों ने ही उसके साथ ऐसा खेल खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? आखिर इस रहस्यमयी गुमशुदगी का सच क्या था? आइए जानते हैं आज की इस पूरी तरह सस्पेंस और ट्विस्ट से भरपूर क्राइम स्टोरी, गुमशुदा डॉक्टर का रहस्य। कहानी का अंत आपको पूरी तरह चौंका देगा। 15 जनवरी 2023 की सुबह शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. विनय मेहता रोज की तरह सुबह 6 बजे अपने घर से निकले। उन्होंने पत्नी कविता से कहा, मैं अस्पताल जाने से पहले पार्क तक टहल कर आता हूं। कविता ने मुस्कुराते हुए उन्हें विदा किया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। सुबह 8 बजे तक डॉ. विनय घर नहीं लौटे। पहले तो परिवार को लगा कि शायद अस्पताल में कोई इमरजेंसी आ गई होगी, लेकिन जब अस्पताल फोन किया गया तो पता चला कि वो वहां पहुंचे ही नहीं थे। उनका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। दोपहर तक पूरा परिवार घबरा चुका था। शाम 4 बजे उनकी पत्नी कविता ने शहर के सिविल लाइंस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इंस्पेक्टर अजय राठौड़ ने तुरंत मामला दर्ज किया। क्योंकि डॉ. विनय शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, इसलिए पुलिस ने बिना देर किए जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उनके मोबाइल की आखिरी लोकेशन निकाली गई। लोकेशन उनके घर से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक सुनसान औद्योगिक इलाके में मिली। पुलिस तुरंत वहां पहुंची, लेकिन वहां न डॉक्टर मिले न उनकी कार। सिर्फ सड़क किनारे टूटा हुआ उनका चश्मा पड़ा था। पास की मिट्टी पर संघर्ष के निशान भी दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती वहां से ले गया हो। मामला अब साधारण गुमशुदगी नहीं रहा था। पूरे शहर में सनसनी फैल गई। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं। शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर रहस्यमय ढंग से लापता। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की। एक कैमरे में सुबह 6:38 पर डॉक्टर की कार दिखाई दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कार वो खुद नहीं चला रहे थे। ड्राइविंग सीट पर कोई दूसरा व्यक्ति था और डॉक्टर पीछे की सीट पर बैठे दिखाई दे रहे थे। वीडियो धुंधला था, चेहरा पहचानना असंभव था। यहीं से पुलिस को यकीन हो गया, ये गुमशुदगी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत थी। आगे क्या हुआ? क्या डॉक्टर जिंदा थे या उनके साथ कुछ भयानक हो चुका था? डॉक्टर विनय मेहता की गुमशुदगी को 5 दिन बीत चुके थे। पूरे शहर में सिर्फ एक ही चर्चा थी, आखिर शहर का सबसे मशहूर डॉक्टर कहां गायब हो गया? पुलिस की जांच लगातार जारी थी, लेकिन हर सुराग किसी बंद गली में जाकर खत्म हो रहा था। इंस्पेक्टर अजय राठौड़ ने सबसे पहले डॉक्टर के परिवार से विस्तार से पूछताछ शुरू की। पत्नी कविता ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से विनय काफी परेशान रहते थे। कई बार रात को देर तक किसी से फोन पर बात करते थे। जब भी वो पूछती तो विनय सिर्फ इतना कहते, कुछ पुराने मामले हैं, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। पुलिस ने डॉक्टर के बैंक खातों की जांच कराई। रिपोर्ट देखकर सभी हैरान रह गए। गुमशुदगी से ठीक 3 दिन पहले डॉक्टर के खाते से 25 लाख रुपए नकद निकाले गए थे। लेकिन वो पैसा गया कहां? बैंक के सीसीटीवी में डॉक्टर खुद पैसे निकालते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अब पुलिस ने अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। एक नर्स ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से एक अज्ञात व्यक्ति रोज अस्पताल के बाहर खड़ा रहता था और डॉक्टर पर नजर रखता था। सीसीटीवी फुटेज निकलवाई गई। एक काले रंग की जैकेट पहने व्यक्ति कई दिनों तक अस्पताल के बाहर दिखाई दिया, लेकिन उसका चेहरा हमेशा कैमरे से छिपा रहता था। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। डॉक्टर की कार शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक सुनसान खेत के पास लावारिस हालत में मिली। कार का दरवाजा खुला था। अंदर खून के छोटे छोटे धब्बे मिले। फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। खून का नमूना जांच के लिए भेजा गया। कार की तलाशी के दौरान सीट के नीचे से एक पुरानी चांदी की अंगूठी मिली। उस अंगूठी के अंदर सिर्फ एक अक्षर खुदा था, आर। इंस्पेक्टर अजय ने पत्नी कविता से पूछा, क्या यह अंगूठी आपके पति की है?
कविता ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, नहीं, मैंने ये अंगूठी पहले कभी नहीं देखी। लेकिन उसी समय इंस्पेक्टर की नजर कविता के चेहरे पर गई। एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, जैसे वो उस अंगूठी को पहचानती हो लेकिन कुछ छिपा रही हो। उधर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई। कार में मिला खून डॉक्टर विनय का नहीं था। अब मामला पहले से भी ज्यादा उलझ चुका था। अगर खून डॉक्टर का नहीं था तो फिर वो किसका था? और कार में मिली आर वाली अंगूठी आखिर किसकी थी? इंस्पेक्टर अजय को पहली बार महसूस हुआ कि इस मामले में जो दिखाई दे रहा है सच उससे बिल्कुल अलग है। उन्हें नहीं पता था कि अगले 24 घंटे में एक ऐसा गवाह सामने आने वाला है जो पूरे केस की दिशा ही बदल देगा। डॉक्टर विनय मेहता की गुमशुदगी को अब 10 दिन हो चुके थे। मीडिया हर दिन नए सवाल उठा रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं लगा था। इंस्पेक्टर अजय राठौड़ ने तय किया कि अब केस को शुरुआत से दोबारा देखा जाएगा। अक्सर सबसे बड़ा सुराग वहीं छिपा होता है जिसे पहली बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसी शाम थाने में लगभग 65 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचे। उनका नाम था रामलाल चौहान। वे उस सुनसान औद्योगिक इलाके के पास चाय की छोटी सी दुकान चलाते थे जहां डॉक्टर के चश्मे मिले थे। रामलाल ने धीरे से कहा, साहब, मुझे नहीं पता मेरी बात काम की है या नहीं, लेकिन जिस सुबह डॉक्टर साहब गायब हुए थे मैंने कुछ अजीब देखा था। पूरा थाना सतर्क हो गया। रामलाल ने बताया कि उस सुबह करीब 6:30 बजे एक सफेद एसयूवी तेजी से वहां आकर रुकी थी। कुछ मिनट बाद 2 आदमी किसी तीसरे व्यक्ति को सहारा देकर गाड़ी में बैठा रहे थे। क्या आपने उस आदमी का चेहरा देखा? इंस्पेक्टर अजय ने पूछा। रामलाल ने सिर हिलाया। चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो आदमी बेहोश था या फिर चल नहीं पा रहा था। गाड़ी का नंबर? पूरा नंबर नहीं, लेकिन आखिरी 4 अंक मुझे याद है, 7319। बस यही पुलिस के लिए पहली बड़ी उम्मीद थी। आरटीओ के रिकॉर्ड खंगाले गए। पूरे राज्य में ऐसे नंबर वाली दर्जनों गाड़ियां थीं। एक एक करके उनकी जांच शुरू हुई। दूसरे दिन एक गाड़ी पुलिस की नजर में आई। वो एसयूवी राहुल सक्सेना नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। राहुल से पूछताछ की गई। उसने दावा किया कि घटना वाले दिन उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी और 2 दिन बाद वापस मिल गई, लेकिन उसने चोरी की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। यहीं से पुलिस का शक गहरा गया। पुलिस ने राहुल का मोबाइल डेटा निकाला। रिपोर्ट देखकर इंस्पेक्टर अजय की आंखें फैल गईं। घटना वाले दिन राहुल का मोबाइल उसी औद्योगिक इलाके में मौजूद था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसी समय उसकी लोकेशन विनय की पत्नी कविता के मोबाइल की लोकेशन से भी मेल खा रही थी। अब सवाल यह था, क्या यह सिर्फ संयोग था या राहुल और कविता एक दूसरे को पहले से जानते थे? जब कविता से फिर पूछताछ हुई तो उसने साफ इनकार कर दिया, मैं राहुल नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। लेकिन उसी रात पुलिस को एक और बड़ा सबूत मिला। डॉक्टर विनय के ईमेल अकाउंट से डिलीट किए गए संदेश रिकवर किए गए। उनमें एक ईमेल था जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच बाहर आया तो किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ईमेल भेजने वाले का नाम नहीं था, लेकिन उसके नीचे सिर्फ एक अक्षर लिखा था, आर। क्या यही वही आर था जो अंगूठी पर खुदा हुआ मिला था? इंस्पेक्टर अजय को अब यकीन हो चुका था, यह सिर्फ गुमशुदगी का मामला नहीं था, यह एक ऐसी साजिश थी जिसमें हर नया सुराग किसी और गहरे रहस्य का दरवाजा खोल रहा था। और अभी असली खेल शुरू भी नहीं हुआ था। डॉक्टर विनय मेहता की गुमशुदगी को अब पूरे 18 महीने बीत चुके थे। मामला लगभग ठंडे बस्ते में जा चुका था। परिवार ने उम्मीद छोड़ दी थी। मीडिया भी अब इस केस का जिक्र नहीं करती थी। इसी बीच शहर में नए पुलिस अधीक्षक आर्यन सिंह की नियुक्ति हुई। उन्होंने पद संभालते ही पिछले 2 वर्षों के सभी अधूरे मामलों की समीक्षा शुरू की। जब उनकी नजर डॉक्टर विनय मेहता की फाइल पर पड़ी तो उन्होंने उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उन्हें महसूस हुआ कि जांच में कई बड़ी गलतियां हुई थीं। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर अजय राठौड़ को बुलाया। इस केस की हर फाइल, हर फोटो, हर कॉल रिकॉर्ड और हर फॉरेंसिक रिपोर्ट मेरे सामने रखिए। मुझे लगता है इस कहानी में कुछ ऐसा है जो सबकी नजरों से छूट गया। अगले 3 दिनों तक पूरी टीम सिर्फ इसी केस पर काम करती रही। इसी दौरान फॉरेंसिक विभाग ने एक नई तकनीक से कार में मिले फिंगरप्रिंट दोबारा जांचे। रिपोर्ट आते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कार के अंदर मिले 2 फिंगरप्रिंट राहुल सक्सेना के थे।
अब पुलिस ने राहुल को हिरासत में लेकर लगातार 16 घंटे पूछताछ की। शुरुआत में वो हर सवाल पर यही कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन जब उसके सामने फिंगरप्रिंट, मोबाइल लोकेशन और टोल प्लाजा की तस्वीरें रखी गईं, तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उसने माना कि वो घटना वाले दिन डॉक्टर विनय से मिला था, लेकिन उसने हत्या से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं सिर्फ उनके कहने पर वहां गया था, क्योंकि उन्हें किसी से बहुत बड़ा खतरा था। कौन था वो? एसपी आर्यन सिंह ने पूछा। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मैं नाम बता दूं तो शायद मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। पूछताछ के कुछ घंटे बाद पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। राहुल के बैंक खाते में घटना से 2 दिन पहले 50 लाख रुपए जमा हुए थे। रकम एक ऐसी कंपनी के खाते से आई थी जिसका मालिक कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर विनय की पत्नी कविता मेहता थी। अब शक सीधे कविता पर आ चुका था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती, कविता अचानक अपने घर से गायब हो गई। घर का मुख्य दरवाजा खुला था, कमरे में अलमारी खुली पड़ी थी, कुछ जरूरी दस्तावेज और नकदी भी गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को पहले ही पुलिस की कार्रवाई की खबर मिल गई हो। उसी रात एसपी आर्यन सिंह के सरकारी मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई, अगर आपको डॉक्टर विनय की सच्चाई जाननी है तो कल सुबह ठीक 6 बजे पुराने शिवपुर फार्म हाउस पहुंच जाइए, लेकिन याद रखिए अगर पुलिस की एक भी अतिरिक्त गाड़ी आई तो आपको सिर्फ लाश मिलेगी। कॉल तुरंत कट गया। पूरा पुलिस विभाग अलर्ट पर आ गया। क्या यह जाल था या 18 महीने पुराने रहस्य की पहली असली कड़ी? रात के 2:30 बज चुके थे। एसपी आर्यन सिंह अपने ऑफिस में बैठे बार बार उस अनजान कॉल की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। आवाज को बदलने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक बात साफ थी, कॉल करने वाला इस केस के बारे में बहुत कुछ जानता था। सुबह ठीक 5:45 बजे आर्यन सिंह अपनी एक छोटी सी टीम के साथ बिना पुलिस की वर्दी पहने पुराने शिवपुर फार्म हाउस की ओर रवाना हुए। उन्होंने बाकी पुलिस बल को करीब 2 किलोमीटर दूर रोक दिया। सुबह की धुंध इतनी घनी थी कि 10 कदम आगे देखना भी मुश्किल था। फार्म हाउस कई वर्षों से बंद पड़ा था। टूटा हुआ लोहे का गेट हवा में चरमराने की आवाज कर रहा था। टीम जैसे ही अंदर पहुंची, उन्हें जमीन पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए। इसका मतलब था कोई अभी अभी यहां से गुजरा था। अचानक फार्म हाउस के अंदर से किसी के भागने की आवाज आई। रुको, पुलिस! इंस्पेक्टर अजय चिल्लाए। एक नकाबपोश आदमी पीछे के दरवाजे से भागा। करीब 5 मिनट तक खेतों में उसका पीछा किया गया। आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब उसका नकाब हटाया गया तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो कोई अपराधी नहीं बल्कि राहुल सक्सेना का ड्राइवर मोहन था। मोहन बुरी तरह कांप रहा था। उसने कहा, साहब, मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैं सिर्फ गाड़ी चलाता था। एसपी आर्यन ने शांत स्वर में पूछा, फिर तुम यहां क्यों आए थे? मोहन ने जेब से एक छोटी सी पेन ड्राइव निकाली। मुझे इसे जलाने के लिए कहा गया था, लेकिन मैं अब और झूठ नहीं जी सकता। पेन ड्राइव तुरंत पुलिस लैपटॉप में लगाई गई। उसमें फार्म हाउस के अंदर लगे पुराने सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग थी। वीडियो देखकर सब स्तब्ध रह गए। रिकॉर्डिंग में डॉक्टर विनय अपनी पत्नी कविता, राहुल सक्सेना और एक चौथे व्यक्ति के साथ बहस करते दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर विनय गुस्से में चिल्ला रहे थे, मैं ये फर्जी जमीन सौदा किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करूंगा। मैं आज ही पुलिस को सब बता दूंगा। अगले ही पल वीडियो में धक्का मुक्की शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आने वाला था, वीडियो अचानक बंद हो गया। फाइल वहीं से काट दी गई थी। किसी ने जानबूझकर रिकॉर्डिंग का आखिरी हिस्सा डिलीट कर दिया था। लेकिन पुलिस को एक और बड़ा सुराग मिल चुका था। वीडियो में दिखाई देने वाला चौथा व्यक्ति कौन था? उसका चेहरा आधा कैमरे से छिपा हुआ था, लेकिन उसकी दाहिनी कलाई पर एक नीले रंग का सांप बना टैटू साफ दिखाई दे रहा था। एसपी आर्यन ने तुरंत क्राइम रिकॉर्ड खंगालने का आदेश दिया। कुछ ही घंटों बाद रिपोर्ट सामने आई। ऐसा टैटू रखने वाला एक व्यक्ति पहले भी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज था। उसका नाम था राकेश उर्फ रॉकी चौहान। रॉकी एक पेशेवर सुपारी किलर था जो पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। अब पहली बार इस केस में हत्या की साजिश का सीधा संकेत मिल चुका था। लेकिन उसी शाम जब पुलिस रॉकी की तलाश में निकलने वाली थी, थाने के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा। उसने बिना कुछ कहे एक लिफाफा इंस्पेक्टर अजय के हाथ में दिया और भीड़ में गायब हो गया।
लिफाफे के अंदर सिर्फ एक फोटो थी। फोटो देखकर एसपी आर्यन सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस तस्वीर में डॉक्टर विनय मेहता जिंदा दिखाई दे रहे थे। क्या डॉक्टर विनय सचमुच जिंदा थे या ये किसी नई साजिश की शुरुआत थी? थाने में मौजूद हर अधिकारी उस तस्वीर को बार बार देख रहा था। फोटो बिल्कुल साफ थी। डॉक्टर विनय मेहता एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और वे सीधे कैमरे की ओर देख रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि फोटो के पीछे लाल स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच जिंदा है लेकिन ज्यादा दिन नहीं। एसपी आर्यन सिंह ने तुरंत फोटो फॉरेंसिक लैब भेज दी। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई। तस्वीर एडिट नहीं की गई थी, यानी ये असली फोटो थी। लेकिन ये कब खींची गई थी? फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने फोटो के डिजिटल डेटा की जांच की। रिपोर्ट देखकर पूरा कमरा सन्न रह गया। तस्वीर सिर्फ 3 दिन पहले ली गई थी। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि डॉक्टर विनय 18 महीने से जिंदा थे। अब पूरा केस ही बदल चुका था। उधर पुलिस ने रॉकी चौहान की तलाश तेज कर दी। उसके पुराने साथियों से पूछताछ की गई। एक मुखबिर ने सूचना दी कि रॉकी को आखिरी बार शहर से 70 किलोमीटर दूर एक बंद पड़े पत्थर के खदान क्षेत्र में देखा गया था। रात होते ही पुलिस ने उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। धीरे धीरे टीम खदान के अंदर बढ़ने लगी। अचानक एक पुरानी झोपड़ी के अंदर से हल्की रोशनी दिखाई दी। इंस्पेक्टर अजय ने इशारा किया। 2 जवान पीछे की ओर गए, बाकी आगे बढ़े। पुलिस, कोई भागने की कोशिश मत करना। दरवाजा तोड़कर जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, कमरा खाली था, लेकिन अंदर एक कुर्सी, कुछ दवाइयां और ताजा खाने की प्लेट रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ मिनट पहले ही वहां से निकला हो। तभी एक जवान ने जमीन पर पड़ा एक मोबाइल फोन उठाया। मोबाइल लॉक नहीं था। उसकी गैलरी में कई तस्वीरें थीं। पहली तस्वीर डॉक्टर विनय की, दूसरी कविता की, तीसरी राहुल सक्सेना की और चौथी तस्वीर देखकर इंस्पेक्टर अजय के हाथ कांप गए। वो तस्वीर एसपी आर्यन सिंह के परिवार की थी। अब यह साफ था, अपराधी सिर्फ भाग नहीं रहा था, वो पुलिस की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। उसी समय मोबाइल पर एक वीडियो अपने आप चल पड़ा। वीडियो में रॉकी कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम मेरे बहुत करीब पहुंच चुके हो। लेकिन याद रखना, जिस आदमी को तुम बचाना चाहते हो वो खुद तुमसे सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। वीडियो यहीं खत्म हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या रॉकी डॉक्टर विनय की बात कर रहा था? अगर डॉक्टर जिंदा थे तो उन्होंने 18 महीने तक किसी से संपर्क क्यों नहीं किया? और अगर वो अपनी मर्जी से छिपे थे तो आखिर किससे? एसपी आर्यन सिंह ने धीरे से कहा, अब यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं रहा। ये उस सच का है जिसे हर कोई छिपाना चाहता है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला सुराग उन्हें सीधे उस व्यक्ति तक ले जाएगा जिसने इस पूरी साजिश की पहली योजना बनाई थी। सुबह के ठीक 7 बजे थे। एसपी आर्यन सिंह पूरी टीम के साथ क्राइम ब्रांच के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। दीवार पर एक बड़ा बोर्ड लगा था जिस पर अब तक मिले सभी सबूत, तस्वीरें और संदिग्धों के नाम लगे हुए थे। बोर्ड पर 4 नाम सबसे ऊपर लिखे थे, डॉक्टर विनय मेहता, कविता मेहता, राहुल सक्सेना, रॉकी चौहान। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, एक सवाल सबको परेशान कर रहा था। अगर डॉक्टर विनय जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आ रहे? इसी बीच साइबर सेल से फोन आया। रॉकी के मोबाइल से एक लाइव लोकेशन सक्रिय हुई थी। लोकेशन शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक पुराने गोदाम की थी। एसपी आर्यन ने तुरंत टीम तैयार की। इस बार उन्होंने किसी को भनक नहीं लगने दी। गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया गया। अंदर घुसते ही पुलिस ने देखा कि पूरा गोदाम खाली था, लेकिन बीच में एक लोहे की कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर रस्सियां बंधी थीं। ऐसा लग रहा था कि कुछ समय पहले तक वहां किसी को बांध कर रखा गया था। अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज आई। धाएं! एक पुलिस जवान जमीन पर गिर पड़ा। पूरे गोदाम में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। करीब 10 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। आखिरकार एक नकाबपोश आदमी घायल होकर गिर पड़ा। जब पुलिस ने उसका नकाब हटाया तो वो रॉकी नहीं था, वो था राहुल सक्सेना का निजी बॉडीगार्ड सुरेश। घायल सुरेश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन से पहले उसने एसपी आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं।
उसने टूटी हुई आवाज में कहा, साहब, राहुल सिर्फ मोहरा है, असल खेल किसी और ने खेला है। डॉक्टर साहब सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्हें इतना कहकर सुरेश बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने उसे ऑपरेशन थिएटर में ले लिया। उधर पुलिस ने गोदाम की तलाशी शुरू की। एक कमरे में फर्श के नीचे छिपा हुआ एक छोटा सा लोहे का बॉक्स मिला। बॉक्स खोलते ही सबकी आंखें फैल गईं। उसमें करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी डील से जुड़े दस्तावेज, नकली रजिस्ट्री पेपर और कई हस्ताक्षरित चेक रखे थे। सभी दस्तावेजों पर एक ही नाम बार बार दिखाई दे रहा था, RM, इंफ्रा डेवलपर्स। लेकिन कंपनी के मालिक का नाम देखकर SP आर्यन कुछ पल के लिए चुप रह गए। कंपनी का मालिक डॉक्टर विनय मेहता थे। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। क्या डॉक्टर विनय खुद इस करोड़ों रुपए के घोटाले का हिस्सा थे, या किसी ने उनके नाम का इस्तेमाल किया था? इसी समय इंस्पेक्टर अजय के मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर एक अंधेरा कमरा दिखाई दिया। कुछ सेकंड बाद कैमरा ऊपर उठा और सामने डॉक्टर विनय मेहता खड़े थे। उन्होंने सीधे कैमरे की तरफ देखा और कहा, अगर मैं पुलिस के सामने आया तो सिर्फ अपराधी ही नहीं, कई बेगुनाह भी बर्बाद हो जाएंगे। आर्यन, अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात 11 बजे पुराने रेलवे पुल पर अकेले आना। अगर किसी और को साथ लाए तो अगली सुबह मेरी लाश मिलेगी। कॉल अचानक कट गई। SP आर्यन स्क्रीन को देखते रह गए। 18 महीने से लापता डॉक्टर अब पहली बार खुद पुलिस से संपर्क कर रहे थे। लेकिन क्या यह मदद की पुकार थी या एक और खतरनाक जाल? रात के ठीक 11 बजे पुराने रेलवे पुल के नीचे घना अंधेरा था। दूर से गुजरती ट्रेन की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। SP आर्यन सिंह अकेले वहां पहुंचे। उन्होंने अपने साथ कोई पुलिस टीम नहीं लाई, लेकिन सुरक्षा के लिए कुछ अधिकारी दूर से निगरानी कर रहे थे। करीब 5 मिनट बाद अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। वो था डॉक्टर विनय मेहता। 18 महीने बाद उन्हें जिंदा देखकर आर्यन कुछ पल के लिए चुप रह गए। डॉक्टर विनय का चेहरा थका हुआ था। लंबी दाढ़ी और कमजोर शरीर बता रहा था कि उन्होंने लंबे समय तक छिपकर जीवन बिताया था। आर्यन ने पूछा, अगर आप जिंदा थे तो इतने महीनों तक सामने क्यों नहीं आए? डॉक्टर विनय ने गहरी सांस ली। क्योंकि जिस दिन मैं सामने आता उस दिन कई ताकतवर लोग मुझे मार देते। उन्होंने एक फाइल आर्यन के हाथ में दी। उसमें करोड़ों रुपए के अवैध जमीन घोटाले के दस्तावेज थे। विनय बोले, मैंने एक बड़े बिल्डर, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और अपने बिजनेस पार्टनर राहुल सक्सेना की साजिश पकड़ ली थी। वे सरकारी जमीनों के फर्जी कागज बनाकर करोड़ों रुपए कमा रहे थे। जब मैंने पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो उन्होंने मुझे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। मेरी पत्नी कविता को धमकाया गया। उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि मुझे बचाने के लिए दुनिया के सामने झूठ बोला कि मैं गायब हो गया हूं। आर्यन हैरान रह गए। तो राहुल इस पूरे गिरोह का हिस्सा था, लेकिन उसके ऊपर भी असली मास्टरमाइंड का दबाव था। तभी अचानक धाए एक गोली चली। गोली डॉक्टर विनय के कंधे में लगी। आर्यन तुरंत उन्हें नीचे खींचकर पुल के खंभे के पीछे ले गए। चारों तरफ से गोलियां चलने लगीं। छिपे हुए पुलिस जवान भी सक्रिय हो गए। करीब 10 मिनट तक मुठभेड़ चली। आखिरकार 3 हमलावर पकड़े गए। उनका सरगना कोई और नहीं बल्कि रॉकी चौहान था। घायल रॉकी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने पूरे गिरोह का नाम बताया। अगले 48 घंटों में पुलिस ने बिल्डर, 2 सरकारी अधिकारियों, राहुल सक्सेना और गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी साफ हो गया कि कविता किसी हत्या की साजिश में शामिल नहीं थी। उसने अपने पति को बचाने के लिए पुलिस से सच छिपाया था, लेकिन बाद में उसने जांच में पूरा सहयोग दिया। 6 महीने बाद अदालत ने सभी मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराया। रॉकी चौहान और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राहुल सक्सेना को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और सबूत मिटाने के अपराध में लंबी कैद हुई। डॉक्टर विनय अदालत में गवाही देने के बाद अपने परिवार के साथ एक नए शहर में रहने चले गए। मामला खत्म होने के बाद SP आर्यन सिंह ने अपनी केस डायरी में आखिरी लाइन लिखी, झूठ कुछ समय के लिए सच को छिपा सकता है, लेकिन न्याय तक पहुंचने का रास्ता कभी बंद नहीं होता।